गवर्नमेंट को भेजी गई। अब फेडरल गवर्नमेंट, जो कि शहबाज शरीफ साहब की फॉर्म 47 की हुकूमत है, उन्होंने वफाकी काबीना का इजलास किया और उसमें मुतफ़िक़ा तौर पर यह मंजूर कर लिया गया कि तहरीके लब्बैक को कलअदम करार दिया जाए, मतलब उन पर पाबंदी लगाई जाए। अब वजारत दाखिला को इस अप्रूवल के बाद जो काबीना ने दी है, ज़ाब्ते की कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। ज़ाब्ते की कार्रवाई है क्या? अगले 15 दिन में वजारत दाखिला जो है वो एक रेफरेंस बनाएगी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फाइल करेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब इस पर फैसला दे देगी तो तहरीक लब्बैक को फिर डी नोटिफाई कर दिया जाएगा या नोटिफाई कर दिया जाएगा कलअदम तहरीक के तौर पर, और इनके असासे जो हैं वो मुंजमद कर दिए जाएंगे, जब्त कर लिए जाएंगे। इनकी जो लीडरशिप है उसे स्केड्यूल 4 के अंदर डाल दिया जाएगा। ये तो हो गई अपडेट जो सामने सामने नजर आ रही है। मंसूर अली खान साहब ने अपने व्लॉग में भी यही खबर दी, क्योंकि जाहिर है वो आजकल वो भी एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जर्नल्स के माउथ पीस ही हैं। मैं बल्कि माउथ पीस की जगह पर इनको टाउट पीस कहता हूं, तो हैं तो ये टाउट पीस, और उन्होंने भी यही खबर दी है। लेकिन हमने अब से चंद दिन पहले आपको क्या खबर दी थी अपने व्लॉग में, पहले वो सुन लीजिए, फिर आपको बताता हूं कि इस खबर के अंदर की खबर क्या है। आप हमारे व्लॉग पर ये जो अपने 20 मिनट लगाएंगे, इसमें आपको क्या फायदा होगा। हम आपको अंदर की इस सारी कार्रवाई के अंदर कौन सी ऐसी गिरा है जो इस वक्त के मिलिट्री जर्नल्स बांध रहे हैं, जो जब दिल करेगा उस गिरा को खोल लेंगे और दोबारा इस जिन के अंदर जान डाल लेंगे, और इसी लब्बैक को जब दिल करेगा दोबारा से इस्तेमाल करेंगे। पहले सुनिए, हमने आज से चंद दिन पहले आपको क्या बताया था कि पाबंदी लगेगी या नहीं लगेगी, सुनिए। आसमा साहबा, ये जर्नलों की मदद के बगैर नहीं होता जो कुछ भी हो रहा है। ये उन्हीं की मदद से हुआ है जो टॉप के 4-5-6 जर्नल्स हैं, और ये वाकई हुआ। आप यहाँ तक सही हैं, लेकिन जो आगे है वो मैं अभी बता दूं कि इन पर पाबंदी किसी ने लगानी नहीं है। मासूम ही मारे गए हैं दोबारा, अवामी उन्हीं पर जुल्म होता है। लेकिन आपने हमारा ये तज्जिया दुरुस्त होते देख लिया कि चार्ज बैंक ना हो तो कोई एहतजाज नहीं होता। सुन लिया आपने। अब हम तो कह रहे हैं कि पाबंदी नहीं लगनी, इन्होंने किसी ना किसी तरीके से इसको बचाना है, क्योंकि दोबारा इस्तेमाल करना है। अब जो खबर आ रही है वो भी ये है कि पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। हमारे जो टाउट पीस है मंसूर अली खान साहब, वो भी कह रहे हैं कि पाबंदी लग गई अपने व्लॉग में। तो अब हम आपको अंदर की बात बताते हैं। अगर पाबंदी लगानी होती तो आर्टिकल 17 के सब सेक्शन 2 के तहत लगाते, तो फिर ये कलअदम हो जाती। अब इसे दहशतगर्दी के तहत इस पर पाबंदी लगाई जा रही है। इस पाबंदी के बावजूद तहरीक लब्बैक के लोग इलेक्शन लड़ सकेंगे। ये दरमियान का रास्ता अपनाया गया है, एक खिड़की या दरवाज़ा उनके लिए खुला रखा गया है। बिल्कुल इसी तरह जैसे 2021 में भी इन पर पाबंदी लगी थी, लेकिन तब भी जर्नल्स ने इन पर मुकम्मल पाबंदी नहीं लगने दी थी और उस सारे प्रोसेस को टेम्पर किया था। और जब मर्जी किया, जब दिल किया, दोबारा इस गुब्बारे के अंदर हवा भरी गई। इस दफ़ा तो आप सबको पता ही है कि तहरीक लब्बैक के साद रिजवी का बिल्कुल कोई दिल नहीं था निकलने का। वो तो फ़लस्तीन पर पिछले 2 साल से कभी नहीं निकले, और अब तो निकलने की कोई गुंजाइश भी उनके पास नहीं थी। उनको पहले निकाला गया। या अब हम नहीं सिर्फ कह रहे, ये आपको पता है ड्रॉप साइट कह रहा है, जो कह रहा है तकरीबन 1000 तक पॉसिबल है कि बंदे वहां पर मार दिए गए। डिफरेंट नंबर्स हैं बंदों के बारे में, को कहता है 500, को कहता है 700, को कहता है 1000, लेकिन सैकड़ों में वहां पर शहादतें हुई हैं, अमवात हुई हैं। इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता और ना कर रहा है। अब जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ये पाबंदी नहीं लगाई जा रही, ये दरमियानी रास्ता रखा जा रहा है। ये हमेशा करते हैं, ये पहली दफा नहीं है। हमारे जर्नल्स जो हैं, आप खुद सोचिए कि ऐसा एसेट उन्होंने डेवलप किया जिसका वोट बैंक भी कुछ ना कुछ बना लिया। पूरे मुल्क के अंदर तूलो अर्ज के अंदर उनके टेंटिकल्स भी हैं। वो जिसको दिल करता है काफिर करार दे देते हैं, जिसको दिल करता है मुसलमान करार दे देते हैं। मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूं कि उनकी जो तरीका सियासत है उससे तो मैंने कभी भी अग्री नहीं किया। बल्कि आप ये समझें कि हमारे जर्नल्स ज्यादातर जो पार्टीज बनाते हैं, अनलेस किंग्स पार्टी बनाए जब इन्होंने माशाल्लाह लगाया हो, तो वो जो जोड़ तोड़ है, इलेक्टिबल्स की सियासत, वो एक और बात है। अदर देन दैट, जो पार्लियामेंट के बाहर ये जमातें बनाते हैं वो अमूमी तौर पर मुतशद्दद होती हैं। उसमें तशद्दुद का एलिमेंट बहुत होता है। उनसे पहले तशद्दुद करवाते हैं। MQM के दोस्त बहुत गुस्सा करते हैं, करना भी चाहिए। मैं हमेशा आपके ऊपर सिर्फ तलवार ही नहीं रखता, मुझे पता है आपकी कम्युनिटी को भी वहां बहुत तंग किया गया था, तभी अल्ताफ हुसैन साहब की जगह बनी थी। ऐसा नहीं कि आपके साथ ज्यादतियां नहीं हुई थी, जुल्म नहीं हुए थे तो रिएक्शन में ये सब कुछ हुआ था। लेकिन जो दूसरी बात है वो आप नहीं मानते कि तब भी एजेंसीज ने पहले तशद्दुद के रास्ते को कहा कि ठीक है आप कर लें, और जब आपसे काफी सारा तशद्दुद करवा लिया तो फिर आपको मुतशद्दद करार देकर फिर बंद गली में ले जाकर फिर जो कुछ हुआ वो सबको पता, और वो भी अफसोसनाक था। बिल्कुल उसी तरह से जैसे तहरीक लब्बैक के साथ जो हुआ, और उस पर मैं आवाज उठा रहा हूं कि अफसोसनाक है, ऐसे ही आपके साथ भी अफसोसनाक था। लेकिन उससे पहले जो कुछ आपने किया था वो भी अफसोसनाक था। वो भी किसी सूरत भी इंसानी तरीका नहीं था जो अल्ताफ हुसैन साहब ने किया था, दूसरे लोगों ने किया था। मुतशद्दद जो रास्ता है उस पर चलने से पहले 10 दफा सोचना चाहिए कि अगर एजेंसीज आपसे ये करवा रही हैं तो कल को उन्होंने इसी तशद्दुद को आपके खिलाफ भी इस्तेमाल करना है जब उनका दिल किया। तो तहरीक लब्बैक आपको सभी बता रहे हैं कि ये परमानेंट पाबंदी है, ऐसा कुछ नहीं है। परमानेंट पाबंदी ये नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर किसी भी वक्त नून लीग जो है वो इनकार करेगी कोई भी गंदा काम करने
से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब या आईएसआई के अहकामात पर, तो फिर टीएलपी के अंदर जान डाली जाएगी। आप कहेंगे वो कैसे? यही सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक इसके अंदर अपील फाइल की जाएगी और वो अपील में मुख्तसर किस्म की या कोई और तरीके से उनको रास्ता निकाल देंगे। जमात इस्लामी के मैं बार बार कहता हूं कि वर्कर्स तो अच्छे हैं, उजले हैं, लेकिन ऊपर लीडरशिप कंप्रोमाइज हुई हुई है। बिल्कुल इस तरीके से अपने इस एसेट को ये किसी सूरत ज़ाया नहीं करेंगे। एसपी साहब जिन्होंने अपनी फिलहाल तक तो यही बात है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुद ख़त्म की है। और अब ज़रा उसके बारे में ये बता दें कि अब एबीएन न्यूज़ और ARY न्यूज़ दोनों ये क्लेम कर रहे हैं, वैसे ये कोई अखलाकी बात नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन इसके बारे में खास बात नहीं समझी जाती। अमेरिका में पढ़ाना शुरू किया तो पता चला कि एक स्टूडेंट का रिजल्ट दूसरे को नहीं बताया जा सकता, और अगर प्रोफेसर बता दे तो इससे बड़ा जुर्म कोई और नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स का, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का रिजल्ट इवन उनके माँ बाप को भी हम बता नहीं सकते थे, उनके साथी क्लास फेलोज को भी, किसी को नहीं बता सकते। ये उनकी प्राइवेसी है। मेडिकल रिकॉर्ड तो इतनी बड़ी प्राइवेसी है कि आप किसी का किसी से शेयर कर दें तो तबाही आ जाए। लेकिन पाकिस्तान के हालात चेक कर लें ज़रा। पाकिस्तान में जो जहां बक हुए हैं एसपी साहब, उनका मेडिकल रिकॉर्ड पूरे मीडिया के अंदर फिर रहा है। तो मैं इसका हिस्सेदार नहीं, लेकिन अब क्योंकि मीडिया में आ चुका है तो मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन उसमें भी कोशिश करूंगा कि मैं ख्याल रखूं कि मैं उनकी बहुत पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके सामने ना रखूं, आल्दो मीडिया में दी जा चुकी है। अब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जी वो पिछले कई महीनों से माहिर नफ्सियात को कंसल्ट कर रहे थे, दबाव में थे, और उनके दिल में अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के खुद ही ख्यालात आ रहे थे। उनकी बेगम और उनकी बच्ची भी उनके साथ माहिर नफ्सियात के पास जाती थी। अभी भी वो 2 या 4 दिन पहले माहिर नफ्सियात को मिले और उनको उन्होंने बताया कि मुझे ख्याल आते हैं, दिल करता है अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ। तो जो माहिर नफ्सियात थे, मीडिया के मुताबिक, मीडिया क्लेम कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है कि उन्होंने कहा कि आपने कोई असलहा अपने साथ नहीं रखना और कोई हाई प्रोफाइल और सख्त नौकरी नहीं करनी, कोई ऐसी जॉब नहीं करनी जहां पर आपके ऊपर प्रेशर हो, तो आपने अपने आप को इससे दूर रखना है। लेकिन आपके सामने ही है, उनको छुट्टी नहीं दी गई, डेंगू बुखार भी था, और आखिरकार उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुद ही ख़त्म कर ली। और ये भी क्लेम किया जाता है कि IG साहब ने फ़ोन करके उनको गालियाँ दी, उनके साथ बदतमीज़ी की। इससे पहले भी बहुत सारे लोग IG साहब की इस बदतमीज़ी के बारे में या उनकी जो तल्ख तबीयत है उसके बारे में रिपोर्ट कर चुके हैं। अब मैंने कल भी कहा था कि इसका पता नहीं चलना, तो कई दोस्तों ने कहा नहीं कॉल तो ट्रेस हो जाएगी। भाई कॉल ये ट्रेस होगी ना कि IG साहब की उनसे बात हुई है, लेकिन ये ट्रेस तो नहीं होगी कि उस बात के अंदर क्या हुआ है। तो IG साहब कह देंगे मैं तो वैसे ही ड्यूटी के बारे में उनसे बात की थी। और ये भी हो सकता है कि वो कॉल ही ट्रेस ना हो, क्योंकि ऊपर पाहाफिज बैठा हुआ है, वो मिटा देगा सब कुछ, जो कुछ भी मेरे ख्वाबों का हर नक्श मिटा दे कोई, तो पाहाफिज जो है वो जो ये कहेंगे वो मिटा देगा, उधर से कौन सा जोर लगता है। तो यहाँ पर तो आपके सामने ही है जो हालात हैं। तो ये अपडेट थी उनकी। बहरहाल नमाज जनाजा अदा कर दी गई पुलिस लाइन्स में, और हैरानी की बात यह कि IG साहब ने सहाफ़ियों के ऊपर पाबंदी लगा दी। जी हाँ, बहुत सारे सहाफ़ी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए गए, गेट पर उन्हें पुलिस वालों ने बताया कि IG साहब ने मना किया हुआ है, किसी मीडिया के दोस्त को इजाज़त नहीं है कि वो जो जांबाक होने वाले एसपी साहब है अदील अकबर साहब, उनकी नमाज जनाजा में शिरकत करे। तो सहाफ़ियों पर मुकम्मल पाबंदी। अब ये भी एक बहुत ही इसकी इंटरेस्टिंग या हैरान कुन डायमेंशन है कि क्यों उन्होंने सहाफ़ियों के ऊपर पाबंदी लगाई। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अब चलते हैं ज़रा अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जो ब्यूरोक्रेसी आपकी सारी आती है, ये जो असिस्टेंट कमिश्नर्स, ASPs, पुलिस के और डिप्टी कमिश्नर्स, आपके IGs, आपके सेक्रेटरीज, आपका फॉरेन ऑफिस, ये सब कुछ जहाँ से आता है उसको आप फेडरल सर्विस कमीशन में, उर्फ़े आम में जो घर पे बैठे लोग हैं उनके लिए बता रहा हूँ। अब फेडरल सर्विस कमीशन ने 22 अक्टूबर 2025 को अपना जो अलामिया जारी किया, उसमें ये बताया है कि 2024 का जो मुकाबले का इम्तहान था उसमें मुसल्लह अफवाज की कम अज़ कम 10 अफसरान की हमारे सामने फहरिस्त है, जिनको पाकिस्तान की जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर खपा दिया गया है, उसके अंदर फिट कर दिया गया है। आपने ये बात तो सुनी कि साडा बंदा, अपना बंदा लौना है। जैसे नवाज शरीफ साहब वकील नहीं करते, जज ही करते हैं, ऐसे चौधरी साहब ने ये जो बंदे शंदे बाद में मरवाने होते हैं, ये जो गोलियां चलवानी होती हैं, ये जो 3 MPO में बंदे अंदर करवाने होते हैं, सारे ब्यूरोक्रेट तो नहीं करेंगे ना। ब्यूरोक्रेट तो बहुत सारे, थोड़े से क्या, काफ़ी ब्यूरोक्रेट्स को मैं जानता हूं जो अंदर से अपने दिल से लेफ्टिस्ट होते हैं। मसलन एक जज साहब थे, एक मैं केस में ज़मानत के लिए उनके सामने गया। जब मैं ज़मानत के लिए गया तो वो जज साहब लेफ़्ट की पॉलिटिक्स पर बिलीव करते थे। उनकी आंखों में मेरे लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं उस वक्त मेरे पर जो मुकदमा थे दर्जनों में हमारे ISI और दूसरों ने किए हुए थे, और जब उन्होंने वो ज़मानत का केस सुना तो उनकी आंखों में मेरे लिए एहतराम था, लेकिन कलम में नहीं था। तो फिर उन्होंने एक बड़े सीनियर वकील को कहा कि काश मैं आज़ाद होता, मेरे बस में होता तो गिल साहब को फ़ौरन मैं बेल देता, क्योंकि वो इस वक्त साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं और मैं सारी उम्र साम्राज्य के खिलाफ रहा हूँ। मतलब जर्नल्स का ये जो सियासत के अंदर दखल है इसके वो खिलाफ रहे, लेकिन वो कहते हैं मैं मजबूर हूँ, पीछे कर्नल साहब हैं, तो जो भी फैसला करना है मेरी पूछ प्रतीत होनी है, तो मैं ये फैसला नहीं कर सकता। तो कहने की बात यह कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स भी इंडिपेंडेंटली साम्राज्य के खिलाफ ही होते हैं, अंदर से एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपनी मजबूरियों से।
इसलिए अगले पक्का इंतजाम करते हैं, वो पहले ही अपने बंदे खपा देते हैं ब्यूरोक्रेसी में, वो लेके आते हैं घर से, जैसे घर से नहीं खाना बना के लाते, या आप अपना बंदा ही साथ ले आते हैं, तो अपना बंदा ही पहले साथ ले आते हैं, पहले ही ब्यूरोक्रेसी को जकड़ लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर उन्होंने 10-20 बंदे अपने छोड़े होते हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी छोड़ते हैं। तो आज जनाब फ्लाइट लेफ्टिनेंट तलहा हसीब पाक फजाइया से सूबा खैबर पख्तूनख्वा में तैनात होंगे। इसमें जहन में रखिएगा, इसमें केपी सूबे का कोई लेना देना नहीं, ये फेडरल गवर्नमेंट तैनात करेगी, ये उन्हीं का इस्तेहकाक है। फिर कैप्टन यासिर हमीद पाक फौज से, ये बलूचिस्तान में तैनात होंगे। कैप्टन हमजा ताहिर शाह पाक फौज से हैं, ये पंजाब में तैनात होंगे। कैप्टन इम्तियाज़ हुसैन पाक फौज से हैं, सिंध रूरल में जाएंगे। कैप्टन सैयद अब्दुर्रहमान बिन कासिम पाक फौज से हैं, पंजाब तैनाती होगी। कैप्टन मोहम्मद बिलाल खान वजीर पाक फौज से हैं, ये फाटा में जाएंगे। लेफ्टिनेंट मोहम्मद अरसलान शकील पाक बहरिया से हैं, पंजाब में जाएंगे। फिर लेफ्टिनेंट मोहम्मद अली हम्माद पाक बहरिया से हैं, सिंध रूरल में जाएंगे। फिर कैप्टन जुहेब नासिर पाक फौज से हैं और ये पंजाब में तैनात होंगे। कैप्टन सैयद मोहम्मद उमर शाह पाक फौज से हैं, ये पंजाब में जाएंगे। ये पाकिस्तान फौज कहा करेंगे, पाक फौज मुझे बात समझ नहीं आती, पाकिस्तान को शॉर्ट क्यों किया हुआ है हमने? हम पाक एयरफोर्स तो नहीं कहते, हम पाक नेवी तो नहीं कहते, पाकिस्तान नेवी कहते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स कहते हैं, तो ये पाकिस्तान फौज क्यों नहीं है? पाक फौज, यहाँ पाकी और नापाकी की बात तो नहीं हो रही ना, फौज की बात हो रही। तो पाकिस्तान के लफ्ज़ को शॉर्ट क्यों किया हुआ है? ये पाकिस्तान फौज है, इसका पूरा नाम लें पाक फौज। मुझे समझ नहीं आती कि आप पाकिस्तान के नाम को शॉर्ट क्यों करते हैं। अच्छा खैर, अब इसमें अगर आप नज़र दौड़ाएं तो फ़ज़ाइया के हिस्से में 1 सीट आई है और नेवी के हिस्से में 2 सीटें आई हैं, और 7 सीटें 10 में से जो हैं वो पाकिस्तान फौज के हिस्से में आई हैं। तो ठीक है, कोई हिस्सा बकदरे जुस्सा होगा या फिर जुस्सा ज़्यादा ही फैल गया, ये मुझे नहीं पता, ये तो आपको अपना इंटरनल अरेंजमेंट पता होगा। लेकिन आप ज़रा ये जहन में रखिए कि ये गए कहाँ कहाँ हैं, ये जहन में आपको हो। फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन सर्विस में ये जो आपके एम्बेसीज के अंदर सारे स्टाफ ने जाना है और आपके फॉरेन सर्विस के अंदर इन लोगों ने अपनी खिदमत देनी है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ये सारे DC, CC, AC, DC कमिश्नर्स, ये सारी जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, जैसे रावलपिंडी वाले कमिश्नर थे वो वाला काम, और ये सारे रिजल्ट बदलने, फॉर्म 47 जारी करवाने, 3 MPO में लोगों को अंदर करना, ये सारा काम वहाँ से। फिर पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान PSP, तो इन 3 जगहों हमने सिर्फ ऊपर क्रीम है, सिविल सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और पुलिस में ज़रा डिशू बंदे शंदे ठोकने होते हैं, तो इसलिए पुलिस भी ज़रूरी है, केस डालने लोगों पर मुकदमे डालने, उनसे चलान करवाने, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। ये जो हमारे कैप्टन सैयद उमर शाह हैं पाक फौज से, कैप्टन जुहेब हैं, ये सारे जो दोस्त हैं, ये कल को DIG बनेंगे, SP बनेंगे, तो हर जगह पर मैडम रोलेक्स और वो सारों से तो जाली चलान नहीं करने ना, अपने बंदे भी चाहिए कि ठोक के मुकदमा डाल दें, ऐसा गद्दारी और बगावत का केस डालें कि भगत सिंह की भी रूह कांप जाए। भगत सिंह तो था अंग्रेज बहादुर के खिलाफ जंग लड़ रहा, तो अंग्रेज बहादुर का तो समझ आती थी कि वो फौरन तसल्लत था, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे खिलाफ मलका बरतानिया की हुकूमत के खिलाफ इसने बगावत कर दी है। अब हमारा तो अपना ही मुल्क था, कम से कम हमें तो आपने ये बताया था कि हम आज़ाद मुल्क के शहरी हैं, हमें तो ये बताया था पाकिस्तानी है, तो एक पाकिस्तानी अपने मुल्क के खिलाफ बगावत कैसे कर सकता है भाई? ये हमें समझ नहीं आ रहा। वो मलका बरतानिया के खिलाफ तो कर सकता है क्योंकि वो साम्राज्य थी, ये अरशद शरीफ ने पाकिस्तान के खिलाफ ही कैसे बगावत कर दी थी? शहबाज गिल ने कैसे बगावत कर दी? हम पे ये पर्चा क्यों दिया था जिससे हमारा भाइयों जैसा दोस्त जो है उसको शहीद होना पड़ा? ये हमें नहीं समझ आ रही अभी तक कि अपने मुल्क के खिलाफ अपने ही शहरी बगावत कैसे कर सकते हैं, या फिर आप ही हैं ये, हम तो खामखाई हैं इसमें, फिर आप ही शहरी हैं इसके, हम तो शहरी हैं ही नहीं, फिर हमारे पर आप बगावत के भी इल्ज़ाम लगा देते हैं, गद्दारी के भी लगा देते हैं, और आपके अपने जो हैं उनको आप कुछ नहीं कहते, भले वो हाई ट्रीजन भी करें, भले उनको आप जेलों में भी डालें, लेकिन वो बाहर फिर उन्हें माफ़ियाँ शाफियाँ दे देते हैं। जैसे अभी आपने एक, मेरा ख्याल है वो जन साहब थे, उन्हें माफ़ी दे दी थी आसिम मुनीर साहब ने आके। अब कोई नहीं बताएगा कि वो गद्दार है, उनकी कहीं तस्वीरें नहीं लगेंगी, उनके ख़ानदान को उनके ऊपर कोई पाबंदियाँ नहीं होंगी, उनके अकाउंट बंद नहीं होंगे, उनके और मामला नहीं होंगे, लेकिन सिविलियन साइड पर कोई हल्की सी स्टेटमेंट भी दे दे तो ठोक देते हैं आप उसके माथे पर। खैर जी, ये 10 बंदे जो भर्ती कर दिए हैं सिविल सर्विसेज में माशाल्लाह। अब ये मेरी समझ से बाहर है कि आप करते क्या हैं। पहले इनको फौज में, जैसे कि 70% तो इसमें से फौजी अफसरानी है ना, फौजी जब मैं कह रहा हूँ आर्मी के मतलब, और इसमें जो 2 हैं वो नेवी के हैं और 1 एयरफोर्स का है। अब मुझे ये बताइए कि पहले आपने इनके एंट्री टेस्ट लिए, आपने इनकी वहाँ पर ट्रेनिंग करवाई 2-2, 3-3 साल जो भी आप करवाते हैं, उसके बाद इन्हें कमीशन दिया, फिर ये कमीशन इन्होंने लिया तो फिर आपने इन्हें इधर फिट कर दिया कोटे सिस्टम के अंदर बगैर किसी इधर वाले काम के। अब ये इधर भी ट्रेनिंग करेंगे, फिर ये सिविल सर्विसेज में जाएंगे, तो ये आपने जो इतने रिसोर्सेज ज़ाया किए, अब जब इस बंदे ने नेवी का कोई काम करना ही नहीं है सारी उम्र, अगली पूरी उम्र, क्योंकि ये सिविल सर्विस में आ गए, उन्हें कभी वापस नहीं जाना। जिस बंदे ने पुलिस में आके उसने आर्मी का काम कोई करना ही नहीं है, एयरफोर्स का काम उसने करना ही नहीं। मुझे देखने दें एयरफोर्स वाले दोस्त को आपने कहाँ डाला है। ये पाक फजाइया, ये आपने खैबर पख्तूनख्वा में तैनाती की है, मेरा ख्याल है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। तो आपने जब उनसे वो काम ही नहीं करवाना, तो उस ट्रेनिंग पे कौम का पैसा आपने क्यों ज़ाया किया? आप वैसे ही कुरानदाजी कर लिया करें अपने बच्चों की, कोई और बंदे कहें ये हमारे 10 बंदे फिट कर दें जी, ये हमारे 10 बंदे आपने रखने हैं, वो कोई ऐसे बच्चे पे, या वैसे उनका बेसिक इंटरव्यू लिया करें उसके बाद भेज दिया करें। नहीं, पहले अपना रंग चढ़ाना है पूरा, ताकि वो पक्का बंदा हमारा रहे, उसको सारी उम्र पता हो डाकाना कहाँ है और कहाँ के अहकामात मानने हैं, दिल कहाँ धड़कना चाहिए कहाँ से, तो फिर उन्हें, तो ये वही नवाज शरीफ वाला काम है, अपना बंदा
तो ये पक्के बंदे जनाब अपने रखे जाते हैं, मामलात उसी से समझ आते हैं। अच्छा जी, आप जरा आपको अपडेट दे दें, जो कुछ 2 रोज में 2 ड्रोन हमले जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में कर दिए गए। जाहिर है वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के लिए मुश्किलात खड़ी करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एक ड्रोन हमला, उसकी हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। बाजोड़ की तहसील मोहम्मद में के इलाके में डमाडोला में ये जो मुबैना ड्रोन हमला किया, इसके नतीजे में 4 बच्चे जख्मी हुए जिन्हें हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया। इसी तरह वज़ीरस्तान से PTI के रुकन सूबाई असम्बली आसिफ महमूद के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ वज़ीरस्तान में ड्रोन हमला हुआ और आज मार्टर हमला हुआ। मुकामी मलक मीर हसन और उसकी 14 साला बच्ची शहीद हो गए और वज़ीर आला मोहम्मद सुहेल अफरीदी से ड्रोन की FIR और कार्रवाई का उन्होंने मुतालबा किया। अब ये सब कुछ मुझे तो यही लग रहा है कि जानबूझकर किया जा रहा है ताकि सुहेल अफरीदी साहब को कंट्रोवर्शियल किया जाए और उनके लिए मुसीबतें खड़ी की जाए, उनको चलने ना दिया जाए। लेकिन जहां तक मेरी कैलकुलेशन है, सुहेल अफरीदी बड़े डिटरमेंट है और अल्लाह करम करेगा। चलते चलते और आपको खबर दे दें कि कल सुहेल अफरीदी साहब ने बहुत उम्दा काम किया। अरशद शरीफ शहीद की वालदा को मिलने गए। मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी, वो बुजुर्ग है, हमारी भी माँ है, वो सोफे पे बैठी थी, तो ये जाके उनके पाँव में बैठे, ज़मीन पे बैठे उनके पास, उन्होंने इनके सर पे प्यार दिया। उन्होंने पूछा कुछ भी आपको चाहिए, मैं आपके बेटों की तरह का हूँ, मुझे हुक्म कीजिए। उन्होंने कहा कि बेटा, मेरे बेटे को किताबें पढ़ने का, लिखने का, जर्नलिज्म का बहुत शौक था। आपने ऐलान किया है कि जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी बनाने की, तो बनाना ज़रूर, ताकि मेरा बेटे को यही एक चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा खुशी दे सकती है। तो उस पर सुहेल अफरीदी ने कहा कि अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, मेरी पूरी कोशिश होगी। आपको जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, लेकिन अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया, मतलब मुझे वक्त में यस्सर आया, तो मैं ज़रूर ये यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। और मुझे भी पूरा एतमाद है कि सुहेल ज़रूर कोशिश करेंगे और ये यूनिवर्सिटी ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे। तो सुहेल का मैं एक दफ़ा फिर सताइश करता हूँ कि उन्होंने अरशद साहब की माँ को अपनी माँ की तरह उनकी ताज़ीम की, इज़्ज़त और एहतराम दिया, जिस पर उनका बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं ज़रा, इसराइल ने एक बार फिर लेबनान के ऊपर बमबारी कर दी है। हमारे वो जो यहाँ जश्न मनाने वाले थे, मौलाना हजरात भी जश्न मना रहे थे, हमारी हुकूमत भी मना रही थी, फील्ड मार्शल साहब भी मना रहे थे। अब उनसे कोई पूछ ले कि जश्न ही मनाना है अभी या क्या करना है। बहरहाल उसके साथ साथ 3 शराइत अभी, क्योंकि अमेरिकी नायब सदर JD वैंस वहाँ गए हुए थे, वो निकल रहे थे, और जो अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर आप उन्हें कह लें, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, वो इसराइल जा रहे थे और वाइस प्रेसिडेंट आ रहे थे। मतलब इतनी रवानी से वहाँ पर दौरे हो रहे हैं। तो उन्होंने यही कहा कि वहाँ पर इसराइली फोर्सेस की बजाय या अमेरिकी फोर्सेस की बजाय जो इस्लामी फोर्सेस हैं वो आएंगी और वो नज़्म नस्सारा संभालेंगी और सिक्योरिटी वो प्रोवाइड करेंगी। और उसके साथ साथ अब इसराइली मीडिया N12 के मुताबिक जो वहाँ के याहू साहब हैं, उन्होंने गजा में अमन मुआहदे के अगले मरहले के हवाले से अमेरिकी वफ्द के सामने 3 रेड लाइन्स रख दी हैं। उन्होंने कहा है कि एक तो गजा में किसी सूरत तुर्की की फौज हमें कबूल नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि किसी भी आइंदा हुकूमती ढांचे में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। तीसरा, उन्होंने कहा कि जब तक हमास को मुकम्मल फारिग नहीं कर दिया जाता, गैर मुसल्लह और निकाल नहीं दिया जाता, इसराइली फ़ौज यहाँ से नहीं निकलेगी। तो इन चीज़ों को अगर हम देखें तो उसका मतलब ये है कि वो शायद हमारी फ़ौज चाह रहे हैं, शायद वो चाह रहे हैं कि फील्ड मार्शल साहब आ जाएं। अगर तुर्की की फ़ौज उनको नाकाबिले कबूल है, हमारे बारे में उन्होंने फिलहाल ये नहीं कहा, इसका मतलब ये है कि हम कबूल है, तो फिर तो लग गई ने मौजा। फिर तो हमारी, हम ऐसे ही इधर उधर जंगें कर रहे थे, वहाँ तो फिर लंबा माल मिलेगा, तो हमारी तो मौज लग गई, हम वहाँ जा सकते हैं। फील्ड मार्शल साहब चुप के रखो काम को। अच्छा जी, अगली खबर, आखिरी पासपोर्ट आया पाकिस्तान का नया, मैंने देखा उस पर तोते चिड़ियाँ सब कुछ बना हुआ है। आपको थोड़ा सा ही बता दूं कि ये प्रोजेक्ट इमरान खान साहब ने शुरू किया था। इसमें कुछ लोगों को इसकी ड्यूटीज़ दी थी, मैं उन सब मीटिंग्स में शामिल रहा। ये कम से कम भी इसके ऊपर हमारी कुछ 6-7 मीटिंग्स हुई थी। उसका मुसवदा भी तैयार कर लिया गया था, मवाद भी तैयार कर लिया गया था। उसके अंदर हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव था पाकिस्तान का, हिस्टोरिक बैकग्राउंड था, पाकिस्तान बनने, पाकिस्तान के अंदर की खूबसूरत चीज़ें, और सबसे ज़्यादा रियासत मदीना का उसमें जिक्र था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत मदीना से हम कैसे लाइट लेके एक मॉडर्न रियासत बना सकते हैं, उसमें से कोर्ट्स और दूसरी चीज़ें थी। अब जब मैंने पासपोर्ट देखा, उसमें से सारा वो मवाद निकाल दिया इन्होंने, और डिज़ाइन वही रखा तकरीबन कि हर पेज के ऊपर कोई ना कोई डिज़ाइन होगा जो हमने तय किया था। उन मीटिंग्स में मैं शामिल था, मैं बल्कि आपको तस्वीरें दिखा दूंगा उन मीटिंग्स की, मेरे पास ज़रूर पड़ी होंगी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर। और बहुत सारे लोग थे जो स्पेसिफिकली इस प्रोजेक्ट के लिए स्पेशली बुलाए गए थे, क्रिएटिव लोग, वो हुकूमत का हिस्सा नहीं थे, क्रिएटिव लोग थे, किसी को कराची से, किसी को लाहौर से, स्पेशली एक शहजाद नवाज साहब थे, उन्हें स्पेशली इस काम को ये काम टास्क किया गया था और उन्होंने बहुत मेहनत की थी इस प्रोजेक्ट के ऊपर। और अब जब मैंने देखा है तो सब कुछ ही बदल गया, उसमें तोते चिड़ियाँ जो है वो डाल दिए हैं। तो खैर ये भी कोई वजह होगी, जैसे हर चीज़ के साथ इन्हें उलझन है, इस चीज़ के साथ भी कोई उलझन होगी। मैंने लेके आऊँ, ज़रा थोड़ा लंबा हो रहा है, माजरत, आज फिर 4 मिनट ऊपर निकल गया, इसकी माजरत कोशिश करूँगा। अभी भी 1-2 खबरें थी बहुत ज़रूरी।